Hello everyone, welcome to our channel CVT World. And in this video, we have Astha with us. And आस्था ने इस साल पॉलिटिकल साइंस से जेएनयू में क्वालिफाई किया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर जर्नी एज वेल. सो Thank आस्था, सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा बताएं. thank you, sir, for the lovely introduction. My name is Astha Singh, and I have secured my admission in PISM course of JNU, and I will be sharing my strategy with pure honesty. ओके आस्था, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अ, आपने स्टार्ट कहाँ से करा, फ्रॉम वेयर यू हैव स्टार्टेड, व्हाट वाज द बेसिक थिंग्स दैट यू हैव डन फर्स्ट. तो पहले उसके बारे में थोड़ा बताएं कि जो स्टूडेंट्स अभी अर्ली स्टेज में हैं, जो तैयारी करना चाह रहे हैं, जो आपकी वीडियो को अभी देखेंगे, तो आप उनके लिए क्या करना कहना चाहोगे. सर, पहली चीज़ ये है कि मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस में रहा है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में की है। तो मेरे पास वो एक एज थी अ, कंपेयर टू द स्टूडेंट जिनके पास बैकग्राउंड सिमिलर नहीं है, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में वही पढ़ा था। मेरी स्टार्टिंग हुई थी अक्टूबर में, क्योंकि मैंने एक पहले ही गैप ईयर ले लिया था ड्यू टू पर्सनल रीज़न्स। तो आई डिसाइडेड कि मुझे सीयूटी पीजी देना ही पड़ेगा इस बार। इस बार मैं गैप ईयर नहीं ले सकती। और जब मैंने पहली बार सीयूटी पेपर देखा था, तो आई वाज़ वेरी टेरिफाइड कि ये पेपर कैसे निकलेगा, और मेरे पास कोई गाइडेंस वगैरह नहीं थी, और फर्स्ट टाइम मैंने वो पेपर देखा। तो मेरी स्टार्टिंग अक्टूबर में हुई थी, और मुझे थोड़ा बेसिक आइडिया पॉलिटिकल साइंस के बारे में था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है उसमें। तो मेरी स्टार्टिंग हुई थी कि शुभ्रा रंजन मैम, मैंने उनके बारे में काफ़ी सुना था, और वो काफ़ी पॉपुलर भी हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो उनके जो नोट्स हैं, वो मेरे पास अवेलेबल थे। अब जो उनके नोट्स हैं और सीयूईटी का जो सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का, वो काफ़ी सिमिलर है। तो मैंने 2 ढाई महीना लगा कर के उसमें जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है और जो पॉलिटिकल थ्योरी है, मैंने शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स से तैयार किया, और वो नोट्स काफ़ी हेल्पफुल थे मेरे लिए, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि मेरा 50% इंटरेस्ट था पॉलिटिकल साइंस में, उन नोट्स को पढ़ने के बाद मेरा इंटरेस्ट एटलीस्ट 80 टू 90% बढ़ गया था, वो इतने हेल्पफुल थे मेरे लिए। तो मेरा बेसिक वहीं से बना था, एक तो ग्रेजुएशन से, दूसरा शुभ्रा रंजन मैम से, उनके नोट्स से। अ, सेकेंडली अब मैं ऐसे ऐसे पॉइंट पे थी कि मेरे पास कोई गाइडेंस वगैरह नहीं थी कि इस पेपर के लिए स्पेसिफिकली कैसे तैयार करना है, क्योंकि अ, उनके नोट्स काफ़ी डिस्क्रिप्टिव हैं, और ये जो एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है और बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है। तो उसके लिए मुझे गाइडेंस की ज़रूरत थी, और एक दिन ऐसे ही रैंडमली मुझे आपका चैनल मिल गया, और मैं बस ऐसे ही वीडियो देख रही थी इन्फॉर्मेशन के लिए कि कब होगा एग्ज़ाम। और मुझे पता चला कि आप अब क्रैश कोर्स लागू कर रहे हैं, क्रैश कोर्स होने वाला है। तो मैंने सोचा कि मुझे गाइडेंस चाहिए, और ये क्रैश कोर्स उनके द्वारा पढ़ाया जाएगा जो जेएनयू में पढ़ चुके हैं, उन्होंने एग्ज़ाम दिया है और जो पीएचडी कर रहे हैं जेएनयू से। तो व्हाट कैन बी बेटर देन दिस? तो मैंने सोचा इसमें टेस्ट सीरीज़ भी हैं, और मेरा रिवीज़न भी हो जाएगा, और मेरी तैयारी भी हो जाएगी इस एग्ज़ाम के स्पेसिफिकली। तो मैंने वो कोर्स जॉइन किया। अब उसके बाद मेरी कोर्स और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स थी, उनके थ्रू ही तैयारी चालू रही। सो यू नो, जब जो एक मतलब होता है, बेसिक से आपने बताया कि आपने कहाँ से स्टार्ट करी थी. ना स्पेसिफिकली यू कैन मेंशन द यूज ऑफ सिलेबस, बिकॉज सिलेबस इज आवर टॉर्च लाइट. जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है. मतलब अगर पॉलिटिकल साइंस को देखो तो एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस इज अ वेरी यू नो पॉपुलर सब्जेक्ट among, यस, obviously because of UPSC optional and all, जो आपने कोचिंग वगैरह के नाम मेंशन किए, they all are UPSC optional coaching, but their approach is very different. Like यस, their approach is very descriptive. So there are other channels, other very good materials are available. In actually there are no scarcity of material at all. And you can, if you are disciplined, you can have plenty of material at your disposal. आपके पास बहुत सारे मटेरियल हो सकते हैं. पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जिस एग्जाम में बैठना है उसके अकॉर्डिंगली मोल्डेड आपको जो मटेरियल चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस। सो उस तरीके से कैन यू tell us that how you have approached different sections of the syllabus, like political theory, IR, constitution and all, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं. सर, सिलेबस मैंने देख लिया था, और मुझे आधा
50-60% ऐसा लग रहा था कि मैं पढ़ चुकी हूँ। बस मुझे याद करने की ज़रूरत थी और इस एग्ज़ाम के स्पेसिफिकली कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत थी। तो मेरा बेस बना हुआ था। मुझे बस अपने नोट्स बनाने थे इस एग्ज़ाम के स्पेसिफिकली और उनको अप्लाई करना था अपने पीवाईक्यूज़ को दे करके। तो उसमें मेरी हेल्प आपके कोर्स ने ही की जो आपने जो नोट्स प्रोवाइड किए थे और आपके जो लेक्चर्स थे। द बेस्ट थिंग वाज़ इन योर कोर्स वाज़ कि आप बहुत ज़्यादा लेंथ में नहीं जाते, जितना पूछा जाता है उतना ही बताते हैं कि इस एग्ज़ाम से ऊपर जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा क्वेश्चन भी कर रहा है कि सर आपने ये नहीं बताया, तो आप यू यूज्ड टू से कि इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ट्रस्ट अस। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो कि एक लाइन, एक लिमिट होना कि इस टॉपिक में आपको इतना ही करना है इस एग्ज़ाम के लिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना। क्योंकि ये सब्जेक्ट ही इतना ज़्यादा बड़ा है, इसमें पब्लिक पॉलिसी भी कभी-कभी लोग पढ़ा देते हैं, कभी-कभी बहुत सारे थिंकर्स आ जाते हैं, तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू लिमिट योरसेल्फ एंड योर रिसोर्सेज़। तो मेरे रिसोर्सेज़ काफ़ी लिमिटेड थे और मेजर सोर्स वाज़ योर नोट्स एंड योर गाइडेंस। एंड एक्चुअली दिस इज द रीजन कि अब आप देखोगे कि लाइक बहुत सारे स्टूडेंट जैसे हम जब क्लास में पढ़ाते थे एंड एट दैट टाइम यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट विल आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, ऑब्वियसली दे हैव क्वेश्चन इन देयर माइंड। सो वहां पे ये लगता है हम लोगों को कि अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अगर आप पूरा लक्ष्मीकांत रटने बैठोगे दैट इज ऑफ नो यूज, बिकॉज लक्ष्मीकांत में 75 चैप्टर है, देयर आर एक्चुअली 75 चैप्टर्स इन लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत इज अ मैमथ बुक, बहुत बड़ा किताब है वो। अगर आप सीयूईटी के लिए उसको, इवन फॉर यूपीएससी पीपल प्रीफर लक्ष्मीकांत, पीपल रीड लक्ष्मीकांत, बट रिवीजन करना लक्ष्मीकांत से इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यू हैव टू मग अप ऑल everything, यस सर। and that is not the demand of your exam because your exam is not a constitution based exam you, और मतलब वहां से ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स है, बट दिस इज ऑल्सो नॉट लाइक ऐसा नहीं है कि फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को वैल्यू नहीं देना है, बिकॉज इफ यू विल सी दिस टाइम जो मैं अभी कल के नेट के पेपर का एनालिसिस कर रहा था, आई हैव सीन दे हैव आस्क्ड like more than 30-40 question from constitution itself and directly hand picked question from लक्ष्मीकांत से वहां से उठा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो अगेन यू कांट से बिकॉज अब क्या हो रहा है ना कि जो एजेंसीज हैं जो एग्जाम लेते हैं उनके पास डेफिनेट सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा फंडामेंटल ड्यूटीज से वो क्या ही क्वेश्चन पूछ लेंगे, दे कैन आस्क यू फंडामेंटल। अब जब हम क्लास में बताते हैं वही 6 पॉइंट बार बार आई विल टेल यू कि दिस इज व्हाट यू कैन आस्क फ्रॉम फंडामेंटल ड्यूटी, और वही आता है कि यस। कौन से अमेंडमेंट से नया फंडामेंटल ड्यूटी आया, कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी क्या था। सो दिस इज इट। So you have very well explained that how these things have gone in your favor. Now just tell us the importance of previous year question, especially NET JRF, because as I have mentioned many times in class कि you have to go through the previous year question. तो वो कैसे help करा उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज समथिंग यू कैन नॉट अवॉइड। अब चाहे ये सीयूईटी पीजी का एग्जाम हो, चाहे कोई और सा एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे आपका स्कूल का ही एग्जाम क्यों ना हो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले देखने ही पड़ेंगे। क्योंकि सिलेबस इज समथिंग कि आपको वो कोर दे देता है कि हाँ ये टॉपिक पूछे जाएंगे। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जो पेरीफेरी टॉपिक हैं जो डायरेक्टली सिलेबस में नहीं दिए हुए हैं पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलेंगे और जो एमसीक्यू जो टीचर प्रोवाइड करते हैं उनसे ही पता चलेंगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट अवॉइड एंड यू शुड नॉट अवॉइड दैट। तो मेरे लिए मैंने थरोली पीवाईक्यूज किए थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के किए थे, डीयू के किए थे और सीयूईटी के भी किए थे और जेएनयू के ऑफ कोर्स मैंने किए थे। अब क्योंकि टाइम जब तक मेरा सिलेबस खत्म हुआ था, बिकॉज़ आई वाज़ मोर फोकस्ड ऑन कि मेरा सिलेबस पहले खत्म हो जाए, देन आई विल जंप ऑन टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मेरे पास अराउंड 1 मंथ था, तो उस मंथ में मैंने ये जो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक क्वेश्चन्स थे वो किए। उसके बाद मेरे पास अराउंड लाइक 4 से 5 मैं क्वेश्चन नेट जेआरएफ के दे पाई थी। क्योंकि मैंने सुना था कुछ बच्चों से वो 20-30 क्वेश्चन पेपर दे चुके थे नेट जेआरएफ के, तो थोड़ा-सा डर भी लग रहा था कि मैंने तो 4-5 ही दिए हैं। पर वो चीज़ मेरे लिए कोई ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं करी, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक क्वेश्चन कर लिए थे और उससे जो भी मुझे सब टॉपिक्स मिले थे जो सिलेबस में नहीं मेंशन थे, तो वो मैं पढ़ के गई थी। तो आई थिंक दैट हेल्प्ड मी अ लॉट। ना इट्स बेटर टू प्रैक्टिस दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप मतलब शुरू से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहे हो ना तो इट विल हेल्प यू। दिस इज
समथिंग दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। हाँ, यू कैन लाइक, अगर टाइम नहीं मिल रहा है, मैनेज नहीं कर रहा है, तो आप एक बार दो बार देख लो, उससे भी काम चल जाता है। बट बेटर ये होता है कि आप उसके नोट्स वगैरह बना लो। तो नोट्स से रिलेटेड अगर मैं आपसे कुछ पूछूंगी कि आपने किसी चीज के नोट्स बनाए थे, या जो हमने प्रोवाइड किया, या जो मटेरियल था इंटरनेट पे, वो काफी था? क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, सर क्या हमको लक्ष्मीकांत और ओपी गावा का बैठ के हाथ से लिख के हैंड रिटन नोट्स बनाना है? तो उसके बारे में कुछ बताएं। सर ऐसे बैठ के अगर आप नोट्स बनाने बैठेंगे तो आप पूरी एक दोबारा से किताब लिख देंगे क्योंकि ऐसा मेरे साथ हो चुका है। तो इट्स बेटर कि आप एक टॉपिक जब पढ़ रहे हैं उसको बुक से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद हो सकता है दोबारा रिवाइज़ कर लीजिए उसको और उसके बाद जब आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक की हो जाए, तब आप अपने नोट्स बनाइए। अब उस टाइम पे आपके नोट्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट होंगे और आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उनको समझ भी पाएँगे और आपको आपके रिवीज़न के टाइम पे बहुत हेल्प करेंगे। तो अगर मेरी बात करें मैंने नोट्स ज़रूर बनाए थे क्योंकि इंटरनेट से ज़्यादा पढ़ाई पीडीएफ वगैरह से मैं नहीं पढ़ पाती थी, तो मुझे नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी थे। तो मैंने मैंने जैसे बताया कि आपको एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है पहले, तो मैंने शुभ्रा रंजन मैम से टॉपिक पढ़ लिए थे कुछ और ग्रेजुएशन में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ था, तो मेरा फाउंडेशन था क्लियर कि मैं कर लूँगी। तो मुझे बस नोट्स बनाने थे और लिमिट पता करनी थी कि कहाँ तक किसी टॉपिक को ले जाना है। तो वो मुझे आपके नोट से पता चला कि हाँ, इतने ये थिंकर सर ने पढ़ाए हैं आज और इनकी पीडीएफ में ये थिंकर्स हैं, मुझे बस इनको पढ़ना है और हो सकता है अगर मुझे क्लास में नहीं समझ आया तो मैं बुक रेफर कर सकती हूँ। जैसे मेरे पास ओपी गावा थी पॉलिटिकल थ्योरी की, तो जैसे एक कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट था, जो मुझे क्लास में अनफॉर्चुनेटली नहीं समझ आया था उस टाइम पे, तो मैंने बुक रेफर की थी उसके लिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर टॉपिक उस बुक से पढ़ूँगी, बुक बहुत लेंथी हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आप बार-बार एक ही चीज़ को पढ़ लें और उसके क्रिप्स नोट्स बना लें। तो मेरे लिए आपके जो नोट्स थे उससे मुझे एक लिमिट पता चल गई थी कि नोट्स इस टॉपिक के लिए जो नोट्स बनने वाले हैं वो इस लिमिट तक बनेंगे और मैंने अपने नोट्स में वो ऐड कर लिए थे। सेकंड वाज़ कि नोट्स बनाते टाइम आपको ये याद रखना है कि आप बहुत ज़्यादा अ, ओवर नहीं कर रहे हैं कोई चीज़। कई कई बार होता है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगते हैं और हमारा 20-30 पेज में एक ही टॉपिक बन गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर टॉपिक के 2-3 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर मेरी बात करें तो मेरे लिए जो बुक्स थी अ, मैंने लक्ष्मीकांत ग्रेजुएशन के टाइम पे 2-3 बार पढ़ रखी थी, तो मैं बस वहाँ से पॉइंट उठाती थी कि ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बस अपनी नोट्स में लिख लेती थी और हर टॉपिक के मेरे पास 2 से 3 पेज के नोट्स थे, जो मैं जब एग्ज़ाम क्लोज़ आ गया था, जो मैं रिवाइज़ कर रही थी रोज़। सो दिस इज एक्चुअली, मतलब कि नोट्स जो आपको रखना है वो मतलब वैसे टॉपिक का बनाओ जिसका अवेलेबल नहीं है, या जो जिसमें मतलब आपको लग रहा हो कि हाँ आपको याद करने में दिक्कत हो रही है, तो आप वो बनाओ। अगर आप बैठोगे कि हम आप ओपी गावा का पूरा नोट्स बना ले, दैट इज लाइक थिंग दैट वेस्ट क्यों ऑफ कर रहे हो टाइम। मेहनत? इससे अच्छा है कि बार बार आप उस चीज को रिवाइज कर लो। सो आस्था, ये तो पढ़ाई लिखाई की बातें हो गई और स्ट्रेटजी वगैरह की बातें हो गई, एंड आई थिंक कि most of the students who are coming to prepare for this exam, they are like on the same stage, और वो सब जानते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि रिसोर्स का कमी है। इट इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन लाइक एंड इंटेंसिटी, कि आप किस इंटेंसिटी से प्रिपेयर कर रहे हो, कितना लाइक जब हम आपको क्लास में पढ़ाते थे तो हम आपको बार बार बोलते थे कि इसी क्लास से, एंड देखो बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए आपके क्लास के, 20-25 लोग सेलेक्ट हुए हैं। सो आई यूज टू से दैट इन दिस क्लास आई एम टीचिंग, आई एम हेयर, आई एम डिलीवरिंग यू एवरीथिंग, बट इसी क्लास से 20-30 स्टूडेंट होंगे हु विल क्वालिफाई ओनली बिकॉज दे आर डिसिप्लिन। देर इज नो अदर थिंग। ऐसा नहीं है कि आपके पास रिसोर्सेज कम है या यू डोंट नो समथिंग अबाउट दिस। हाँ, ऐसा नहीं है कि देर सा लाइक 20 to 30% लक भी फैक्टर करता है, बिकॉज आई हैव गिवन मल्टीपल एग्जाम्स, तो हमें पता होता है। सेकेंड थिंग इज दैट कि दिस प्रिपरेशन व्हाट यू हैव डन एट दिस स्टेज, दिस विल हेल्प यू, लाइक यू, अभी आपको वो समझ में भी नहीं आ रहा होगा, मुझे भी नहीं आता था, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस एग्जाम, दिस प्रिपरेशन विल help you a lot in your further journey, like you will give your NET JRF, after that you will give your PhD entrance exam। अभी तो PhD entrance था, अब नेट के बेसिस पे ही एडमिशन से स्टार्ट हो जाएंगे। सो स्पेशली JRF यू विल गेट अ एज, जो मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे क्लास में PhD में देर वर 30 स्टूडेंट्स, लाइक मेरे मतलब जो जहाँ से मेरी मास्टर्स हुई थी CPS में, उस 30 में 29 स्टूडेंट वर JRF होल्डर्स। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि JNU में जो आ गए एक बार,
तो आपका 5 साल आराम से यू कैन फोकस ऑन योर करियर, यू कैन फोकस ऑन एकेडमिक्स। एंड द सेम थिंग आई वांट टू आस्क, आपसे भी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाट केम इन योर माइंड व्हेन यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट जेएनयू की क्या करना है, क्या करना है। तो सो करियर से रिलेटेड अगर आप कुछ बताना चाहें स्टूडेंट्स को कि क्या क्या आपको यहाँ पे पर्क्स एंड प्रिविलेज मिल सकते हैं, आप पहले बताएं, मैं थोड़ा ऐड ऑन करूंगा बिकॉज मैं मेरे मेरा 4 साल हो गया यहाँ पे, 2 साल मैंने मास्टर्स करा यहाँ पे सीपीएस से, एंड आफ्टर दैट आई हैव डन पीएचडी। तो अभी मैं पीएचडी सेकेंड ईयर में हूँ, 4th सेमेस्टर। सो मैं भी कुछ ऐड ऑन करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप बताएं। सर, मुझे जेएनयू के बारे में ऑनेस्टली आपके चैनल से ही पता चला था। मैं किसी टॉपर का इंटरव्यू देख रही थी और मैं बस डीयू के लिए टारगेट कर रही थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन भी डीयू से ही हुई है, तो मैं फिर से उसमें ही जाना चाह रही थी। सोचा था कि क्योंकि इसके इससे ऊपर नॉलेज थी ही नहीं कि जेएनयू भी इससे बेटर है या फिर अपॉर्च्युनिटी और अच्छी है। तो मुझे उस इंटरव्यू के थ्रू पता चला, उनसे भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि आप क्यों जेएनयू टारगेट करना चाहती है? व्हाट इज़ द रीज़न? तो उनका आंसर रियली इन्फ्लुएंस्ड माय डिसीजन कि मैं जेएनयू में जाना चाहती हूँ। उनका आंसर ये था कि इट इज़ वेरी वेलफेयर सेंट्रिक, जो कि मुझे भी बहुत पसंद आता है जेएनयू में, कि इट इज़ वेरी इंक्लूसिव। अगर आप बात करें डेप्रिवेशन पॉइंट्स की, अगर आप बात करें फीस स्ट्रक्चर की, इट इज़ वेरी इंक्लूसिव एंड इट इज़ वेरी अकोमोडेटिंग। आप किसी भी जूनियर से पूछिए, हर किसी का रिव्यू सीनियर्स के बारे में पॉज़िटिव ही है। कोई भी ऐसा मैंने तो अभी तक वीडियो ऐसी नहीं देखी है जिसमें किसी ने नेगेटिव रिव्यू दिया हो। सीनियर्स हेल्पफुल हैं। और थर्ड पॉइंट, आई रिसेंटली गॉट टू नो कि वहाँ पे एक हॉस्टल है जो कि मैरिड वुमेन के लिए है, अगर वो शादी के बाद अपनी एजुकेशन परस्यू करना चाहती हैं। अगेन अमेजिंग थिंग। तो अ अ, अगर रैंकिंग भी देखें तो जेएनयू की फर्स्ट रैंकिंग है किसी सर्वे के थ्रू, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। तो ये सारी चीज़ें एक ऐड ऑन करती हैं, एक इम्पैक्ट डालती हैं आपके डिसीज़न पे कि यूनिवर्सिटी अच्छी है, यू विल बी सेफ, यू विल बी सिक्योर्ड, आपकी ग्रोथ होगी, आपको कोई इनसिक्योरिटी या फिर कोई ऐसा कॉम्पिटिशन आपके उसमें नहीं होगा कि आपको दबाया जाए या फिर आप डिप्रेस्ड हैं तो आप सोसाइटी में एज़ डिप्राइव्ड हैं तो आप यूनिवर्सिटी में भी डिप्राइव्ड हैं। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि अगर आप किसी सोशल स्ट्रक्चर से आते हैं मान लीजिए, तो कई बार क्लास में वो बच्चे उसी तरह से डिप्राइव्ड रह जाते हैं और जो बच्चे आगे हमेशा से थे, वही आगे चले जाते हैं। तो वो चीज़ आई थिंक जेएनयू रियली इम्प्रेस्ड मी, और ये सारी चीज़ें जानने के बाद माय डिसीजन वाज़ कि मैं इस चीज़ के लिए टारगेट करने वाली हूँ। हालाँकि विश्वास नहीं था कि पहली कट ऑफ में हो जाएगा या फिर कभी भी जेएनयू में जा पाऊँगी, पर गोल यही था कि जेएनयू में जाना है, ये सारी चीज़ें जानने के बाद। यस, फैंटास्टिक। मतलब जो आपने सोचा और जो समझा, एक्चुअली दिस इज मतलब सही है ये, बिकॉज आई हैव बीन हियर एंड इससे पहले भी मैंने बार बार मैं ये क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछता हूँ, क्योंकि ये जो चीज है, बिकॉज दिस सी जेएनयू इज इक्वली पॉपुलर एज वेल एज अनपॉपुलर बिकॉज ऑफ दीज ऑल थिंग्स एंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। बट जो लोग समझ रहे हैं उनको पता है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसे चीजें काम करती है। इट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स एंड ऑल, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू विल सी, तो जेएनयू आपको साउथ दिल्ली जब आप आओगे यहाँ पे, यू विल रियलाइज कि साउथ दिल्ली इज अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेलिटी, एंड इन दैट लोकेलिटी यू विल फाइंड अ institution that is dedicated for the you know uh, upliftment of each and every section of society, and that is how it means, इसके कारण ही आप देखोगे जेएनयू is so beautiful, and it will give you the inclusivity, it will give you different approach, different perspective on thinking on different subject. Ultimately it will एकेडमिकली ही नहीं, एकेडमिकली के अलावा भी अगर आप देखोगे तो आपके कैरेक्टर को बिल्ड करता है। सो यस सर। दिस इज द थिंग, यू विल एक्सपीरियंस इट। फ्रीडम की बात करें तो एवरी वन इज फ्री हेयर to deliver his or her ideology. So this is a beauty. This is the beauty of JNU. So welcome to JNU first of all, and congratulations again. And I hope कि we'll meet जब आप यहाँ आओगे तो रमेश सर भी आएंगे, दीपक सर भी आएंगे. So we will do a get together, and then after we can uh, have a chit chat over these all things. So for this, आप बहुत अच्छा रहा आपका इंटरव्यू, वेरी वेली एक्सप्लेन्ड. So thank you Asta, thanks for joining us. So this थैंक is the interview. Okay. Okay, anything that you want to say for the aspirants और जो तैयारी कर रहे हैं, so you can say.
सर, मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि आप अगर किसी चीज़ को ठान लेते हैं और अगर आप जाना चाहते हैं अपनी फ़ेवरेट यूनिवर्सिटी में, प्लीज़ गो फॉर इट। अ, मैं समझ सकती हूँ, बीइंग अ गर्ल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गो फॉर हायर एजुकेशन। कभी-कभी फैमिली से भी लड़ाई करनी पड़ जाती है, क्योंकि कई कई बार करियर पे स्टॉप लग जाता है। तो प्लीज़ डिस्कस विद देम, शो देम व्हाट इट इज़ लाइक टू बी इन जेएनयू, व्हाट इज़ इट इज़ लाइक टू परस्यू अ करियर। प्लीज़ गो फॉर इट। अगर आप डिसाइड कर रहे हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, प्लीज़ गो फॉर इट, गिव दिस एग्ज़ाम। और स इतने अमेज़िंग टीचर हैं सर की तरह, प्लीज़ टेक सम हेल्प। Okay, thank you again. So thanks for joining us.